बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज 10th क्लास की केमिस्ट्री में हम चैप्टर नंबर 9 यानी इसके पहले चैप्टर का लेसन नंबर 6 पढ़ेंगे। टॉपिक है हमारा आज का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट्स। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, इसके यूनिट्स कैसे बनते हैं, ठीक है जी। ये इसके बारे में थोड़ा सा तारफ़ हम पहले भी हासिल कर चुके हैं। ये एक जनरल इक्वेशन है। ए इसके पीछे स्मॉल ए यानी इसका कोफिशिएंट, जिस बैलेंस करने के लिए इक्वेशन को जो यूज़ होते हैं ना, वो कोफिशिएंट्स होते हैं। जैसे एग्जांपल्स में ये नीचे देखें कि इसके पीछे 2 मल्टीप्लाई किया गया ताकि दोनों तरफ एटमों की तादाद बराबर हो जाए। तो वो 2 जो है वो यहाँ जनरल चूँकि बात हो रही है, ए के पीछे ए है, बी के पीछे बी है, सी के पीछे सी है, डी के पीछे डी है, इन्हें कोफिशिएंट्स कहते हैं। और ये एक जनरल इक्वेशन है। जब इसकी के सी वैल्यू जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, हम लिखेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू, तो ये प्रोडक्ट पहले ऊपर आएंगे सी, और ये जो कोफिशिएंट होते हैं ये पावर बन जाते हैं डी, और रिएक्टेंट नीचे आते हैं ए, और ये जो ब्रैकेट होती है ये कंसनट्रेशंस को ज़ाहिर कर दी है, यानी कि मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब को ज़ाहिर करती है, मोलैरिटी को ज़ाहिर करती है, इसे कंसनट्रेशन भी कहते हैं। अब इसको पढ़ना कैसे है इंग्लिश में, जब हम बोलते हैं जब दो चीज़ों को, मसलन ये देखें सी और डी को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो इसे हम कहते हैं हासिल ज़रब, यानी दोनों को मल्टीप्लाई करके हासिल करते हैं। इंग्लिश में कहते हैं प्रोडक्ट। अब ये प्रोडक्ट हैं, ये प्रोडक्ट, एक तो प्रोडक्ट ये हैं जो रिएक्शन के दौरान बन रहे हैं, एक प्रोडक्ट मल्टीप्लाई के लिए यूज़ हो रहा है। मसलन मैं यहाँ कहूँगा प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यानी कि हासिल ज़रब ऑफ द प्रोडक्ट्स, वो जो प्रोडक्ट बन रहे थे उनका हासिल ज़रब, ठीक है। और अगर कंसंट्रेशन को भी शो करना चाहूँगा तो इसको मैं ऐसे लिखूँगा, प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स। और आपको ये पता है कि फ़र्ज़ किया ये लिखा हुआ है x की पावर 5, तो इसको मैं ऐसे पढ़ता हूँ x रेज टू द पावर ऑफ 5, रेज टू द पावर ऑफ 5। वैसे आसानी के लिए हम कहते हैं x की पावर 5, लेकिन इंग्लिश में जब मुकम्मल स्टेटमेंट लिखें तो ये ऐसे होता है x रेज टू द पावर 5। तो ये स्टेटमेंट ऊपर वाली ऐसे बनेगी, प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स रेज टू द पावर्स ऑफ कोफिशिएंट्स। ये कोफिशिएंट्स को पावर में ले गए हम, रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट्स। और ये रिएक्टेंट्स हैं तो सेम होगा, सिर्फ यहाँ प्रोडक्ट की जगह रिएक्टेंट आ जाएगा और बाकी स्टेटमेंट वही होगी। मतलब प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर ऑफ द कोफिशिएंट्स। तो ये के सी को जब इंग्लिश में हम करते हैं, लिखते हैं इस फार्मूले को, तो इसका यानी ट्रांसलेशन ये होगी, प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट्स, और नीचे आ गया प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट। यानी यही चीज़ जो है वो इंग्लिश में हमने लिखी है। तो के सी की डेफिनेशन जब हम बनाएंगे तो ये जो फार्मूला है यही इसकी डेफिनेशन है। मसलन ये मैं कहूँ कि के सी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है ये रेशो है, ये जो डिवीजन का निशान होता है इसे रेशो कहते हैं। देखें ना, ये मैं आपको समझाने के लिए 2:3 है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2/3, यानी ये ऊपर ये नीचे ये डिवाइड हो रहा है, तो रेशो को डिवीजन में और ये बटे में भी लेकर जा सकते हैं। तो ये जब मैं इसको बटे में लिखा है तो इसको रेशो भी कह सकते हैं, रेशो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स रेज टू द पावर ऑफ द कोफिशिएंट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर ऑफ द कोफिशिएंट्स। ये इसकी डेफिनेशन बनेगी। यानी इसी को लिखकर, इससे पीछे सिर्फ आपने लिखा रेशो ऑफ, ये लिखकर फिर ये लिखना है, तो ये डेफिनेशन बन जाएगी, बुक में दी हुई है, आप इसको पढ़ेंगे इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। के सी की वैल्यू जो होती है ये सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है और किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करती कि इसकी इनिशियल वैल्यू कितनी थी, ज़्यादा थी, कम थी, या इसकी ज़्यादा थी, कम थी, इसके ऊपर इसका कोई निसार नहीं है, सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर निसार होता है। ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो इसकी वैल्यू और होगी, कम टेम्परेचर पे वैल्यू। और ये चूँकि हमारी बुक का टॉपिक नहीं है इसलिए इसमें इतना ही बताया गया है कि ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रही है। क्यों डिपेंड कर रही है, ये अगला टॉपिक है, FSC में जाके आप पढ़ेंगे। अब मैं इसके यूनिट्स के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा कि यूनिट्स कैसे बनते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, H2 + I2 डबल एरो 2HI, ये रिएक्टेंट्स हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है जी। अब जब मैं के सी के फार्मूले में लिखूंगा, प्रोडक्ट्स पहले लिखे जाएंगे, ये कोफिशिएंट जो है पावर में चला जाएगा, ये रिएक्टेंट जो है ये भी इसी तरीके से मोलर कंसंट्रेशन में लिखेंगे। इसका यूनिट होता है मोल पर डेसीमीटर, ये ब्रैकेट जो है ये मोल पर डेसीमीटर को शो करती है, तो इसकी जगह पे लगाया मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ऊपर स्केयर था, स्केयर लिखा, H2 इसका मोल पर डेसीमीटर क्यूब इन टू मोल पर डेसीमीटर क्यूब I2 के लिए। यानी यहाँ दो वैल्यूज़ हैं, यहाँ एक ही वैल्यू का स्केयर है, तो ये भी दो वैल्यूज़ हैं, ये भी दो वैल्यूज़ हैं, ये आपस में कट जाएंगी, नो यूनिट आएगा। सारे यूनिट तो कट गए हैं तो एंड पे नो यूनिट आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब इक्वेशन के दोनों साइडों पे मोल की तादाद बराबर हो, इसका 1 मोल है, इसका भी 1 मोल है, 2 मोल और 2, इधर भी 2 मोल है,
तो फिर ये आपस में यूनिट कट जाते हैं, उसका कोई यूनिट भी नहीं, आंसर में कोई यूनिट नहीं लिखा जाता, सिर्फ के सी की वैल्यू लिखी जाएगी। अब दूसरी एग्जांपल की तरफ आएँ, N2 + 3I2 डबल एरो 2NI3। अब जब इसकी के सी वैल्यू लिखूंगा, प्रोडक्ट पहले ऊपर लिखूंगा NI3 रेज़ टू पावर 2 N2 और H2 की पावर जो है वो 3 लिखूंगा। अब इनका यूनिट लिखकर इनके ऊपर ऐसे ही पावर लिखूंगा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब की पावर 2, मोल इसके लिए मोल पर डेसीमीटर क्यूब की पावर 1, H2 के लिए मोल पर डेसीमीटर पावर 3। यहाँ देखें टोटल इसकी 3 और 1 4 पावर हैं, या 2 हैं, 2 4 में से कट जाएंगे, पीछे 2 बच जाएगा। और इसको जब स्केयर करूँगा, मोल का स्केयर और डेसीमीटर की 6 हो जाएगी, क्योंकि इसका स्केयर जब लूँगा 6 हो जाएगा। ये माइनस है, ये वाली जब ऊपर जाएंगी तो ये मोल प्लस था माइनस हो गया, और ये माइनस था ऊपर जाके बड़े से ऊपर जाएगा 6 हो जाएगा। तो अब इसकी कोई भी वैल्यू आएगी उसका ये यूनिट बनेगा। यानी यहाँ पहले एग्जाम्पल में दोनों तरफ मोल्स की तादाद बराबर थी, कोई यूनिट नहीं आया था, और यहाँ पर यूनिट आ रहा है। चूँकि फार्मूले के मुताबिक हर क्वेश्चन में इसके डिफरेंट यूनिट होंगे, कहने का मतलब ये है। तीसरी एग्जांपल मैं दे दूं, बुक में वैसे उसने 2 एग्जांपलें दी हैं, तो मैं तीसरी एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। PCl3 + Cl2 डबल एरो PCl5, ये भी बुक में आगे जाके दी हुई है एग्जांपल, लेकिन चूँकि ये तीसरी टाइप थी, मैंने कहा ये भी थोड़ा सा बता दूँ। इसकी केसी की वैल्यू लिखूंगा, PCl5 मोलर कंसंट्रेशन, PCl3 रिएक्टेंट नीचे, प्रोडक्ट ऊपर ये एक यूनिट है, एक यूनिट लिखा जाएगा, और एक यूनिट कट गया, एक बच गया। ये देखें 1 मोल डेसीमीटर क्यूब बच गया। ये जब बड़े से ऊपर जाएगा, ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, और माइनस वाला तो इसका यूनिट ये बनेगा। 3 इक्वेशनें मैंने ली हैं, तीनों के यूनिट लैद आए हैं के सी के। तो इसका मतलब है के सी की जो यूनिट होते हैं वो हर इक्वेशन पे डिपेंड करते हैं, वो फिक्स नहीं है कि मैं कह दूँ कि जैसे जो कि स्पीड का यूनिट है मीटर पर सेकंड, वो जहाँ भी स्पीड होगी वही यूज़ होगा, ऐसा नहीं है। इसमें फार्मूले से जो ड्राइव होगा वही उसका यूनिट बनेगा। ये हमारा आज का टॉपिक ख़त्म हो गया। अभी मैं किताब में से आपको बताता हूँ आपने कहाँ तक याद करना है। पेज नंबर हमारा है जी 9, इसमें ये 9.3 टॉपिक यहाँ से शुरू हो रहा है। ये पहले डेफिनेशन बताई गई है। अगले पेज पे इसका ये मैंने निशान भी लगाए हुए हैं, ये आपने करने हैं। ये यूनिट की एग्जांपल्स हैं, ये निशानों वाला पोर्शन आपने तैयार कर लेना है। ये यहाँ तक आज का आपका टॉपिक है, इसको तैयार करना। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, ये भी जो है वो मैं बाद में आपको बताऊँगा, लेकिन यहाँ तक आपने ये तैयार करना